स्टूडेंट, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। हम लोग जो अध्ययन कर रहे हैं वह अभी यूपी टीजीटी एवं पीजीटी का किसका अध्ययन कर रहे हैं? यूपी टीजीटी एवं पीजीटी का अध्ययन हम लोग कर रहे हैं। आज का जो क्लास है वह एमसीक्यू बेस है। क्या है? एमसीक्यू बेस क्लास है। इसमें हम लोग जो यूपी टीजीटी एवं पीजीटी में आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी को डील करेंगे। साथ में अन्य जितनी भी आपकी एग्जाम टीचर संबंधित हुई है, यूपी पीसीएस और नेट, इन सभी का भी क्वेश्चन हम लोग साथ में डील करेंगे। अन्य स्टेट का भी जो क्वेश्चन आपको टीजीटी पीजीटी में पूछेंगे उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। और ये जो क्लास चलेगी एमसीक्यू वो चैप्टर वाइज चलेगी। इससे क्या होगा कि अन्य सभी एग्जाम का भी क्वेश्चन कवर करने से चैप्टर वाइज होगा। यदि आप चैप्टर का अध्ययन नहीं किए हैं तो इस सेशन को भी आप अध्ययन करके उस चैप्टर पे आप पकड़ कर सकते हैं। चलिए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आपका ज़्यादा समय न लेंगे और चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं यदि आप टीजीटी पीजीटी एवं टीचर रिलेटेड तैयारियां करते हैं तब। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से चलेंगे। इससे पहले भी आपको एमसीक्यू का 7 से 8 पार्ट आ चुके हैं, आप वहां जाके प्लेलिस्ट से वीडियो देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोग देखेंगे। आपके सामने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, द ओल्ड टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज। आपको बताना है कि ओल्ड टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है। संगठन का सबसे पुराना प्रकार बताएं या स्वरूप बताएं। यहाँ पे स्वरूप लिखेंगे। संगठन का सबसे पुराना स्वरूप, ऑप्शन नंबर ए लाइन ऑर्गेनाइजेशन यानी रेखीय संगठन, ऑप्शन नंबर बी फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन क्रियात्मक संगठन, और ऑप्शन नंबर सी है लाइन एंड स्टाफ संगठन रेखीय एवं स्टाफ संगठन, और ऑप्शन नंबर सी डी है कमिटी ऑर्गेनाइजेशन समिति संगठन। आपके लिए टाइमर स्टार्ट है। इस क्वेश्चन को आप जवाब देंगे। ये लगभग आपको अभी तक जितनी भी पार्ट हम लोगों ने किए हैं उतनी बार ये क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो संगठन से संबंधित आपकी 1 नंबर श्योर रखिए कि आपको एग्जाम में आने वाले हैं। चलिए आपका समय समाप्त हो गया और आपका कमेंट भी आ गया है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। देखिए संगठन है जो सबसे प्राचीन एवं सरल संगठन है। इसमें जो अधिकार है ऊपर से नीचे की ओर प्रवाहित होते हैं और उत्तरदायित्व नीचे से ऊपर की ओर प्रवाहित होती है। इसमें एक रेखा के रूप में अधिकार एवं दायित्वों का प्रवाह होता है, इसलिए इसे रेखीय संगठन कहा जाता है। इसका रेखीय संगठन का अन्य नाम भी है, वो आप लोग जानते ही हैं, इतनी क्लास किए हैं तो आपको याद हो गया। रेखीय संगठन के अन्य नाम सैनिक संगठन, लंबन संगठन और विभागीय संगठन, ये सब अन्य नाम भी रेखीय संगठन का है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे हम लोग चलेंगे। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर रिक्वायर्ड फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज। सहकारी समिति के पंजीयन के लिए सदस्यों की आवश्यक न्यूनतम संख्या बताना है आपको। ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी 7, ऑप्शन नंबर डी 10 और ऑप्शन नंबर डी 20। तो उत्तर बताएंगे कौन सा ऑप्शन होगा। आपके लिए टाइमर स्टार्ट है। 15 सेकंड का टाइम है। आप कमेंट करके बताएंगे। क्वेश्चन हम लोग क्लास में भी इसे अध्ययन किए थे डिटेल रूप में, और ये जो आपकी क्वेश्चन पूछा गया है यूपी पीसीएस प्री में एग्जाम में पूछे गए। तो प्री की एग्जाम आपको संभावित होगी कि क्वेश्चन आ सकते हैं, और इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। जो सहकारी समिति है उसमें आपको न्यूनतम जो संख्या होनी चाहिए वह 10 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? सहकारी संगठन में न्यूनतम सदस्यों की संख्या 10 होनी चाहिए। जो सहकारी समिति बनते हैं, सहकारी समिति, इसमें आप लाभ कमाने के उद्देश्य से समिति को गठन नहीं करते हैं। इसमें मिनिमम लाभ पे कार्य किया जाता है, और इस समिति में जितने भी सदस्य होते हैं यदि किसी प्रकार की प्रॉफिट मिनिमम प्रॉफिट होती है तो वो ये अपने सदस्यों में स्वयं बांट लेते हैं सहकारी समिति के अंतर्गत। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, मैच लिस्ट 1 और लिस्ट 2 द सब्जेक्ट करेक्ट, यानी टाइप लिस्ट 1 और लिस्ट 2 का मैचिंग आपको करना है। इसे आप ध्यान से देखेंगे। ऑप्शन ए में है सोल ट्रेड, और एक में है लार्ज नंबर ऑफ रिस्क, और बी में है पार्टनरशिप, और
2 में है बेटर ऑफ द वर्कर्स, सी में कोऑपरेटिव, और 3 में आपको इधर दिया हुआ है कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप, और डी में है पब्लिक लिमिटेड कंपनी, और 4 में दिया हुआ अनलिमिटेड लायबिलिटी। जैसे आप मैच करके बताएंगे। चलिए थोड़ा लाज कर दिया। अब आपके जो क्वेश्चन है वह आपको दिख रहा होगा। हिंदी वाले स्टूडेंट देखेंगे, एकल व्यापारी, साझेदारी, सहकारिता और सार्वजनिक सीमित कंपनियां। एक है जोखिम उठाने वाले बड़ी संख्या, ऑप्शन बी है कमजोर वर्गों की बेहतरी, और ऑप्शन सी है संविदात्मक संबंध, और ऑप्शन डी है असीमित उत्तरदायित्व। आप ऑप्शन बताएंगे कौन सा सही है, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। आपके लिए टाइमर स्टार्ट कर देते हैं। इसका जो सही ऑप्शन होगा पुट में आपको दिया हुआ था, ए में है ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। इसी तरह से आपको ऑप्शन दिया हुआ है। इसका आप सही ऑप्शन बताएंगे। थोड़ा टाइम लगेगा, इसमें थोड़ा सोच समझ के इसे सॉल्व कीजिएगा। चलिए इसका ऑप्शन हम बता देते हैं, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन है। चलिए हम लोग अब मैच कर लेते हैं क्वेश्चन को। ऑप्शन में बी द राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। सोल ट्रेड क्या होता है? सोल ट्रेड में भी देखिए यहाँ पे अनलिमिटेड लायबिलिटी है, तो सोल ट्रेड का भी होता है हम लोग, और पार्टनरशिप का भी अनलिमिटेड लायबिलिटी होता है। तो ये दो मैच कर रहा है। तो इसके बाद अनदर ऑप्शन, ये दोनों को हम इससे मैच नहीं करेंगे। इसके बाद देखेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटी का मतलब क्या होता है? सहयोग करना जो कमजोर वर्ग के लोग होते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी में हम लोग जानते हैं कि कमजोर वर्ग, यहाँ पे देखें 2 में दिया हुआ बेटरमेंट ऑफ द वीकल सेक्शन, तो ये कोऑपरेटिव सोसाइटी का 2 में हो जाएगा। इसके बाद 1 2 तो छोड़ दिया। उसके बाद डी नंबर देखेंगे पब्लिक लिमिटेड कंपनी, और पब्लिक लिमिटेड कंपनी की अनलिमिटेड लायबिलिटी नहीं होती है, कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप भी नहीं होती है इसमें। और तो ऑप्शन में क्या बच गया? ये छट गया और ये छट गया। तो ऑप्शन नंबर ए आपको है लार्ज नंबर ऑफ रिस्क टेकर, यानी पब्लिक कंपनियां क्या होती है जो पब्लिक से शेयर ली जाती है, तो इसमें जो रिस्क बियर करने वाले होते हैं बहुत सारे होते हैं, मैक्सिमम नंबर के, इसमें लिमिटेशन नहीं होती है पब्लिक कंपनियों में, ये तो आप जानते ही होंगे। तो आपका हो गया सी का हो गया 2 और डी का हम लोग निकाल लिए 1। तो आपके पास पार्टनरशिप और सोल ट्रेड बच गया। तो पार्टनरशिप के लिए एक देखिए कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप, तो पार्टनरशिप क्या होता है? कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप होता है, ये तो आप जानते हैं डिफिनेशन में है। तो यहाँ पे बी का भी हम लोग मैचिंग करा देंगे इससे, कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप, तो ये बी के 3 हो जाएगा। और आपके पास ए बच गया, तो ए का लास्ट में 4 अनलिमिटेड लायबिलिटी। तो यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन में कौन सा, ए का 4 और बी का देखिए 3 और सी का 2 और डी का 1, तो ये बी नंबर ऑप्शन आपको राइट है। किस तरह से आपको मैचिंग करना रहेगा, तो आराम से थोड़ा टाइम लेकर मैचिंग कीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा मिस्टेक में पूरी आपको जो जानकारी रहती है वो भी गलत हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 पे चलेंगे। बाटा शू शॉप इज, बाटा शू दुकान है एक। ऑप्शन नंबर ए उपभोक्ता सहकारी स्टोर का, यानी कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर। ऑप्शन नंबर बी डिपार्टमेंटल स्टोर, विभागीय स्टोर। और ऑप्शन सी चेन स्टोर, श्रृंखलाबद्ध स्टोर। ऑप्शन डी नन ऑफ एवर, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन बताएंगे। आप पहले टाइमर स्टार्ट है। ये भी यूपीपीसीएस 2001 में पूछा गया था। इसका सही ऑप्शन आप बताएंगे, जल्दी से कमेंट करेंगे। इसका सही, इसको क्लास में भी हम एग्जाम्पल के रूप में बाटा शू को दिखाए थे आपको। तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी है, चेन स्टोर, यानी श्रृंखलाबद्ध स्टोर जो है वह बाटा शू एक एग्जाम्पल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे हम लोग अब चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 आप देखेंगे, डिस्कशन ट्री एंड ए बिजनेस यूनिट। आपको बताना है कि डिस्कशन ट्री एंड ए बिजनेस यूनिट एक व्यावसायिक इकाई में निर्णय वृक्ष है। आपको बताना है, ऑप्शन ए दिया हुआ इम्प्रूव ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस,
यानी संगठनात्मक प्रभावशीलता बढ़ाता है। ऑप्शन बी है कर्मचारियों को कार्यभार कम करता है। और ऑप्शन सी है प्रबंधन में श्रमिकों की सहभागिता को बढ़ाता है। इनहेंस वर्कर पार्टिसिपेशन ऑफ मैनेजमेंट। ऑप्शन बी है नन ऑफ एवर, उपयुक्त में से कोई नहीं। आप कमेंट करेंगे जल्दी से, आपके लिए टाइमर स्टार्ट है यहाँ पे। चलिए समय समाप्त होने वाले हैं, सोच के बताएंगे कि डिस्कशन ट्री क्या है। डिस्कशन ट्री आपको इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। इम्प्रूव ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस, यानी जो संगठन की प्रभाव है वो प्रभावशीलता को बढ़ाएंगे। जब आप डिस्कशन के थ्रू बिजनेस की एक यूनिटी होती है, उसमें आप डिस्कशन करके आप अपना बिजनेस का निर्णय लेते हैं, तो वो क्या होगा, एक प्रभावी संगठन के रूप में आपका जो संगठन है वो अग्रसर होगा। यानी जो इफेक्टिव मतलब प्रभावशीलता उस पर बढ़ेगी। यानी डिस्कशन करेंगे तो जितनी भी आपकी अधिकारी एवं जो भी निर्णय लेने वाली कमेटी होती है, उनकी सारे विचारों को डिस्कशन करने के बाद यदि आप संगठन में हो, उस चीज़ को अप्लाई करते हैं, तो वो क्या होता है, एक प्रभाव अपना अच्छा प्रभाव छोड़ता है। तो इसका जो सही ऑप्शन है निर्णय वृक्ष क्या है, प्रभावशीलता को बढ़ाता है। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। निम्नलिखित में से कौन सा व्यावसायिक संगठन का सिद्धांत नहीं है। ये भी 2002 में पूछा गया था। ऑप्शन नंबर ए उद्देश्य का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर बी दक्षता का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर सी श्रम का सिद्धांत और ऑप्शन नंबर डी लाभ का सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल ऑफ प्रॉफिट, प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन। आपके लिए टाइमर स्टार्ट है, जल्दी से कमेंट करेंगे। इसका उत्तर आप देंगे कि ये पिछली क्लास में भी हम लोगों ने इसे अध्ययन किया था। यानी ये मत देखिएगा कि जो क्वेश्चन आपको बार बार आ रहा है उससे आपको हानि होगी। बार बार क्वेश्चन आने से आपको क्वेश्चन पे पकड़ मजबूत हो जाएगी और इससे पता चलेगा किस तरह की मैक्सिमम क्वेश्चन एक तरह से एग्जाम से ही आते हैं। तो इसका सही ऑप्शन नंबर डी है, लाभ की सिद्धांत। क्या, लाभ का सिद्धांत। बार बार क्वेश्चन आने से आप समझिएगा क्वेश्चन पे पकड़ हो जाएगी, जो कंफ्यूजन क्वेश्चन पर रहेगी वो आपको दूर हो जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है, an organization where the authority flow from top to bottom through various level is called। वह संगठन जिसमें अधिकार विभिन्न स्तरों द्वारा ऊपर से नीचे यानी ऊपर से नीचे की ओर प्रवाह होती है कहलाता है। ये देखिए आपको बार बार क्वेश्चन जो देखिए संगठन से उससे ही आ रहा है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। अंतर इकाई प्रशासनिक संगठन, ऑप्शन बी है। लाइन ऑर्गेनाइजेशन रेखा संगठन, ऑप्शन सी है। प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन में परियोजना संगठन, ऑप्शन नंबर डी है। लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन रेखा और कर्मचारी संगठन। आपके लिए टाइमर स्टार्ट है, आप कमेंट करेंगे। डेली क्लास आपको ये सप्ताह में 3 दिन संडे, मंडे और ट्यूसडे को 8 बजे रात्रि की होती है और 5 बजे आपकी डेली क्लास चलता है। तो इसका सही ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेखीय संगठन। जैसे स्टार्ट में हम बताए थे कि रेखीय संगठन एक सरल संगठन है, सबसे प्राचीन संगठन। इसमें जो अधिकार है ऊपर से नीचे की ओर प्रवाह होता है। तो यही आपको पूछा था, अधिकार विभिन्न स्तरों द्वारा ऊपर से नीचे की ओर प्रवाह होता है, तो ये रेखीय संगठन है। ध्यान दीजिएगा, इसका सही ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रेखीय संगठन। क्वेश्चन नंबर 8 पे अब हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 8 है, जर्मनी इज द मदरलैंड ऑफ, यानी जर्मनी मातृभूमि है। ऑप्शन नंबर ए साइंटिफिक मैनेजमेंट वैज्ञानिक उद्योग का, ऑप्शन नंबर बी रेशनलाइजेशन विवेकीकरण का, ऑप्शन नंबर सी रेशनलाइजेशन एंड साइंटिफिक मैनेजमेंट विवेकीकरण एवं प्रबंध का, और ऑप्शन नंबर सी है कम्बिनेशन यानी संयोग का। इसका सही ऑप्शन बताएंगे। आपके लिए टाइमर स्टार्ट है। किसी प्रकार की परेशानी हो तो आप नीचे कमेंट करेंगे, जल्दी से आप कमेंट करेंगे इसका। चलिए आपके लिए समय समाप्त है। इसका जो है ऑप्शन नंबर बी द राइट ऑप्शन है, विवेकीकरण। विवेकीकरण का जन्म हुआ था, प्रतिपादन किया गया था, वह जर्मनी में की गई थी। जो इसका जो विवेकीकरण जो आपका है रेशनलाइजेशन का जो प्रतिपादन हुआ था वह जर्मनी में हुआ था। इसीलिए जर्मनी को
विवेकीकरण यानी रेशनलाइजेशन का मातृभूमि कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी ध्यान रखिएगा, विवेकीकरण क्या है, जर्मनी का मातृभूमि है, क्योंकि यहाँ पे इसका प्रतिपादन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है, अकाउंटेबिलिटी इन एन ऑर्गेनाइजेशन लाई विथ, संगठन का उत्तरदायित्व निहित होता। आप बताना है कि संगठन का उत्तरदायित्व निहित होता। ऑप्शन नंबर ए लाइन अथॉरिटी, रेखा अधिकारी। ऑप्शन नंबर बी स्टाफ अथॉरिटी, स्टाफ अधिकारी में। ऑप्शन नंबर सी इनफॉर्मल अथॉरिटी, अनौपचारिक अधिकारी में। और ऑप्शन नंबर डी ए ऑल ऑफ एवर, उपयुक्त में से सभी। चलिए टाइमर आपके लिए स्टार्ट है, आप कमेंट करेंगे। चलिए समय समाप्त होने वाली है। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए द राइट ऑप्शन। रेखीय अधिकारी है जिसमें उत्तरदायित्व निहित होता है। क्या होता है, उत्तरदायित्व निहित होता है, और उत्तरदायित्व को आप ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं रेखीय अधिकारी में, जबकि अधिकार को आप ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन उत्तरदायित्व का रेखीय अधिकारियों जो है संगठन में वह ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, अधिकार ट्रांसफर कर सकते हैं लेकिन उत्तरदायित्व को आप ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। इसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10 है। 10 देखेंगे, फिश कल्चर शुड बी क्लासिफाई एज, फिश कल्चर को इस प्रकार वर्गीकृत करना चाहिए। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, ऑप्शन नंबर बी जेनेटिक इंडस्ट्री, ऑप्शन नंबर सी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और ऑप्शन नंबर डी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। निष्कर्ष उद्योग, जननिक उद्योग, उत्पादन उद्योग और निर्णय उद्योग। चलिए टाइमर स्टार्ट है, इसका आप कमेंट करके बताएंगे जल्दी से किसका कौन सा आंसर सही होगा, और अपना स्कोर कार्ड साथ में लास्ट में भेजेंगे टोटल क्वेश्चन करने के बाद कि कितना आपका सही हो रहा है। चलिए समय समाप्त हो गया है। इसका जो ऑप्शन होगा वह ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा जननिक उद्योग। जो फिश कल्चर है वह हम लोग जननिक उद्योग के अंतर्गत रखते हैं। आपका प्राइमरी सेक्टर में निष्कर्षण उद्योग एवं जननिक उद्योग 2 सेक्टर में हम लोग बांटे थे प्राइमरी सेक्टर को, जिसमें जननिक उद्योग के अंतर्गत कृषि संबंधित जो आपकी है प्राकृतिक चीज़ें के रूप में जो प्राप्त होते हैं, और निष्कर्षण उद्योग है जिसे हम लोग प्राकृतिक की चीज़ों में से निकालते हैं, जैसे भूमि के अंदर से निकालते हैं तो उसे हम लोग निष्कर्षण उद्योग कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। और जननिक किसे कहते हैं, जो प्राकृतिक चीज़ें हैं उसे हम लोग जननिक के अंतर्गत रखते हैं। चलिए 11 पे देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, ऑल ऑफ ईच एंड ईच ऑफ ऑल स्टेटमेंट इज एप्लीकेबल टू, प्रत्येक के लिए सभी और सभी के लिए प्रत्येक या किस कथन पे लागू होता है। ऑप्शन नंबर 1 कंपनी, फ्रॉम ए बिजनेस, व्यापार का कंपनी स्वरूप। ऑप्शन नंबर बी सोल प्रोप्राइटर बिजनेस, और ऑप्शन नंबर सी है पार्टनरशिप, और ऑप्शन नंबर डी है कोऑपरेटिव फ्रॉम बिजनेस। चलिए टाइमर आपके लिए स्टार्ट हो गया, जल्दी से आप कमेंट करेंगे कि कौन सा इसका ऑप्शन सही होगा। समय समाप्त होने वाले हैं, आपका कमेंट जल्दी से आप कमेंट डालेंगे जल्दी। चलिए इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव ऑपरेशन जो है यानी कि सहकारिता समिति के अंतर्गत हम लोग प्रत्येक के लिए सभी और सभी के लिए प्रत्येक का नियम जो है वह लागू होता है। जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी जो एक है नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन होता है, इसमें हम लोग मिनिमम लो पे जो मिनिमम प्रॉफिट है उस पर कार्य करते हैं। यदि किसी भी प्रकार की इसमें प्रॉफिट गेन होता है तो ये सदस्य एक दूसरे में यानी सब में बराबर बांट लेते हैं, अपनी कार्य क्षमता के हिसाब से मिनिमम प्रॉफिट होती है। और तो इसमें क्या हुआ, जो सभी लोग बांट लेंगे यानी कोई भी कार्य करते हैं तो वो सभी के लिए इसके अंतर्गत कार्य करनी, प्रत्येक के लिए सभी और सभी के लिए प्रत्येक, ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंतर्गत कार्य करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे हम लोग आएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 आप ध्यान दीजिएगा, ये यूपी
पीजीटी में पूछा गया था। ये क्वेश्चन आपको कमेंट में आप बताएंगे इसका सही ऑप्शन क्या आ जाएगा। हेनरी फेयर ने प्रशासनिक गतिविधियों को बांटा। हेनरी फेयर डिवाइडेड द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटी इनटू, ऑप्शन नंबर ए 2 ग्रुप्स 2 समूह में, ऑप्शन नंबर बी 4 ग्रुप्स 4 समूहों में, ऑप्शन नंबर सी 6 ग्रुप्स 6 समूहों में, और ऑप्शन नंबर डी 8 ग्रुप और 8 समूहों में। चलिए आपके लिए समय स्टार्ट है, इसका ऑप्शन आप देंगे। इस तरह से क्वेश्चन आपको देखिए किस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए आपका समय समाप्त हो गया है, आपका कमेंट भी आ चुका है। अब हम आपको बताते हैं कि इसका सही ऑप्शन क्या है। इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी है। 6 ग्रुप में हेनरी फेयर ने प्रशासनिक गतिविधियों का, ध्यान दीजिएगा, प्रशासनिक गतिविधियों को हेनरी फेयर ने 6 भागों में बांटा है। हेनरी फेयर ने अपनी पुस्तक जनरल एंड इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन जो बुक है उसमें इन्होंने प्रशासनिक गतिविधियों को 6 भाग में बांटा है। कौन सा बुक है? जनरल एंड इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन। और 6 जो संगठन जो समूह बांटे हैं वो कौन कौन सा है उसे भी हम लोग देख लेते हैं, तो नोट करेंगे। एक में है तकनीकी यानी तकनीकी यानी टेक्निकल, और सेकंड जो आपको है वह वाणिज्यिक कॉमर्शियल, थर्ड जो है आपको वित्तीय। प्रशासनिक जो समूह बांटे थे वो हम लोग लिख रहे हैं कि 6 कौन कौन से प्रशासनिक समूह थे। वित्तीय यानी फाइनेंशियल, 4 नंबर आपको है लेखांकन अकाउंटिंग, क्या है? लेखांकन यानी अकाउंटिंग। और 5 नंबर आपका है प्रबंधकीय यानी मैनेजरियल आपको RIAL मैनेजरियल। और 6 नंबर आपका है सुरक्षात्मक। ये 6 आपको जो ग्रुप हैं प्रशासनिक विभाग को ये बताए थे। और प्रशासनिक विभाग में सुरक्षात्मक के अंतर्गत इसे 2 भाग में सुरक्षात्मक को बांटा गया था। एक कार्मिकों की सुरक्षा, क्या है? कार्मिकों की सुरक्षा। और सेकंड आपको है सेकंड क्या है? संयंत्र एवं संपत्ति की सुरक्षा। ये आपको 6 जो प्रशासनिक विभाग थे उसे बांटे थे 6 ग्रुप में। वो नाम याद रखेगा। फर्स्ट टेक्निकल यानी तकनीक, ऑप्शन बी वाणिज्यिक यानी कमर्शियल, ऑप्शन सी वित्तीय यानी फाइनेंशियल, ऑप्शन डी लेखांकन यानी अकाउंटिंग, और जो 5 नंबर पे है वो प्रबंधकीय यानी मैनेजरियल, और ऑप्शन सी है 6 नंबर है वो सुरक्षात्मक। यानी 6 ग्रुप में प्रशासनिक, ध्यान दीजिएगा, ये प्रशासनिक विभाग को बांटे थे। किन्हें बांटे थे? वह प्रशासनिक जो गतिविधियां हैं, प्रशासनिक विभाग की जो गतिविधियां हैं उसे 6 भागों में बांटे थे। तो आपको अब याद हो गया जो हेनरी फेयर थे प्रबंध सिद्धांत के जनक भी कहे जाते हैं। ये प्रबंध जो सिद्धांत है उसके जनक हेनरी फेयर हैं। इसे हम लोग प्रबंध सिद्धांत आगे देखेंगे। और इन्होंने अपनी जो बुक थी जनरल एंड इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन, आपको ऑब्जेक्टिव में इनकी बुक के भी नाम पूछे जाते हैं, अक्सर देखे जाते हैं, तो याद रखेंगे जनरल एंड इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन में इन्होंने प्रशासनिक गतिविधियों को 6 भाग में बांटा है। और ये पीजीटी में आपको पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। अब
आपके सामने क्वेश्चन नंबर 13 है। ए होलसेलर एज एन इंटरमीडिएटली इज ए लिंक बिटवीन। आपको बताना है कि होलसेलर किसे किसे कनेक्ट करते हैं। जैसे ये होलसेलर बीच में रहेंगे तो इसे यहाँ से यहाँ कौन कौन कनेक्ट होते हैं, तो यहाँ पे के नाम और यहाँ पे के नाम बताना, ये होलसेलर आपका। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। मैन्युफैक्चर एंड कंज्यूमर्स, निर्माता एवं उपभोक्ता के मध्य। ऑप्शन नंबर बी है मैन्युफैक्चर एंड स्टॉकिस्ट, निर्माता एवं भंडारण के मध्य। ऑप्शन नंबर सी है मैन्युफैक्चरियल एंड रिटेलर, मैन्युफैक्चरर एंड रिटेलर, निर्माता एवं फुटकर व्यापारी के मध्य। और ऑप्शन नंबर सी है रिटेलर एंड कस्टमर, फुटकर व्यापारी एवं ग्राहकों के मध्य। आपके लिए टाइमर स्टार्ट है, जल्दी से आप बताएंगे कि इसका सही ऑप्शन क्या होगा। हम लोगों ने अभी तक जितने भी क्लास किए हैं और उससे देखे हैं कि 4 से 5 क्वेश्चन आपको मैच किए हैं जो प्रबंधकीय सिद्धांत के अंतर्गत है। उसी क्वेश्चन को हम लोग अभी जो चैप्टर नहीं पढ़े उसी का आप अभी आंसर नहीं दे पा रहे हैं, और यदि आप जानते हैं तो अच्छी बात है और अपना तैयारी मजबूत करें। इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो होलसेलर होता है, होलसेलर कहाँ से खरीदेंगे, ये मैन्युफैक्चरर से खरीदते हैं और ये किसे देते हैं, रिटेलर को देते हैं। तो ये किसके किसके बीच हो जाएगा, मैन्युफैक्चरर एंड रिटेलर के मध्यांतर के रूप में ये काम करते हैं होलसेलर। तो इसका ऑप्शन देखिए मैन्युफैक्चरर एंड रिटेलर, ये ध्यान दीजिएगा, मैन्युफैक्चरर एंड रिटेलर जो मध्यस्थता का कार्य करते हैं होलसेलर व मैन्युफैक्चरर एंड रिटेलर। सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखेंगे, और कोई भी क्वेश्चन में आपको सजेस्ट मैंने क्वारी हो तो आप कमेंट करेंगे, नहीं समझ में आए तो कमेंट करेंगे। उम्मीद है कि सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से हम समझा पा रहे होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 14 पे चलेंगे हम लोग। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 14 है। हॉर्थन एक्सपेरिमेंट वाज कंडक्टेड बाय हॉर्थन परीक्षण इनके द्वारा किया गया था। आपको बताना है कि हॉर्थन जो परीक्षण है वह किनके द्वारा किया गया। ये देखिए आपका क्वेश्चन टीजीटी का क्वेश्चन 2016 में पूछा गया था। हॉर्थन परीक्षण इनके द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए है जॉर्ज इल्टन मोरो और जॉर्ज एलिजाबेथ मेयो, और ऑप्शन नंबर सी है जॉर्ज इजेन मेयो, और ऑप्शन नंबर डी है जॉर्ज मेयो। इसका सही ऑप्शन बताएंगे। आपके लिए टाइमर स्टार्ट है, जल्दी से आप कमेंट करेंगे। ये आपको टीजीटी में क्वेश्चन आया था। चलिए आपका समय समाप्त हो गया। इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए है जॉर्ज एल्टन मेयो। जॉर्ज एल्टन मेयो ने हॉर्थन परीक्षण किया था। जॉर्ज एल्टन मेयो जो अमेरिका के शिकागो में निवास करते थे और यहाँ एक इलेक्ट्रिक कंपनी में काम करते थे, और यहाँ के कर्मचारियों पे इन्होंने प्रयोग किया था। और हॉर्थन एक जगह का नाम था, शिकागो के अंतर्गत शहर का नाम था, उसी में इन्होंने हजारों मजदूर पे अपना परीक्षण किया था। और इस प्रयोग में प्रबंधकीय विचार के इतिहास में मील का पत्थर साबित हुआ। जो प्रयोग किया हुआ प्रबंधकीय विचारधारा के रूप में मील का पत्थर साबित हुआ। यह उत्पादन तथा मानवीय व्यवहार के संबंधों पर आधारित था। क्या था यह उत्पादन, यानी एक कंपनी में काम करते थे और बहुत सारे मजदूरों पे ये प्रयोग किए थे, तो ये उत्पादन तथा मानवीय व्यवहारों के संबंधों पे आधारित था। ये आप ध्यान रखेंगे। इसका जो सही ऑप्शन था ऑप्शन नंबर ए जॉर्ज एल्टन, क्या था एल्टन, जॉर्ज एल्टन मेयो। इसका राइट ऑप्शन 14 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। नंबर ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज लेड डाउन बाय द हेनरी फ्योर। आपको यहाँ पे देखिएगा हेनरी फ्योर द्वारा दिए गए प्रबंध के सिद्धांत की संख्या। ऑप्शन नंबर ए 12, ऑप्शन नंबर बी 14, ऑप्शन नंबर सी 16 और ऑप्शन नंबर डी 20। आपके लिए टाइमर स्टार्ट है। ये पीजीटी 2016 में आपकी क्वेश्चन पूछी गई थी। हेनरी फ्योर द्वारा दिए गए प्रबंध सिद्धांतों की संख्या कितनी है। चलिए आपका समय समाप्त हो गया है, तो इसका सही जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी है वह 14 है। ध्यान दीजिएगा हेनरी फ्योर का प्रबंध का सिद्धांत 14 है, जबकि हम लोग पढ़े थे एडमिनिस्ट्रेटिव कि जो 6 ग्रुप में इन्होंने बांटा था हेनरी फ्योर ही थे। और
हेनरी फ्योर कहाँ के निवासी हैं? वह है फ्रांसीसी। ये जो है हेनरी फ्योर, वह आपको फ्रांसीसी प्रबंध शास्त्रीय यानी प्रबंधन शास्त्र के जनक माने जाते हैं। हेनरी फ्योर हैं वह प्रबंध शास्त्री, ये क्या थे? प्रबंध शास्त्री थे हेनरी फ्योर। हेनरी फ्योर क्या थे? प्रबंध शास्त्री थी। ये प्रबंध सिद्धांत के जनक माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? प्रबंध सिद्धांत के जनक माने जाते हैं हेनरी फ्योर। ये याद रखिएगा, जनक माने जाते हैं, प्रबंध सिद्धांत के जनक हेनरी फ्योर हैं। हेनरी फ्योर ने अपनी पुस्तक 1916 में जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, जैसे कि मैंने आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन बताया था कि जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट किनके द्वारा लिखा गया था? हेनरी फ्योर के द्वारा। जो पुस्तक का नाम है वो नोट करेंगे, जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजरियल यानी मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल एंड मैनेजमेंट के प्रबंध के जो बुक था, इसमें प्रबंध के 14 सिद्धांत बनाए थे। जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट में इन्होंने 14 सिद्धांत को बताया था। क्या बताया था? 14 सिद्धांत बताए थे। मैनेजरियल यानी मैनेजमेंट, जो इनके बुक का नाम था जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, इसमें 14 सिद्धांत को बताए थे। वो 14 सिद्धांत कौन कौन थे? पहला, कार्य विभाजन। सेकंड आपको है सत्ता एवं उत्तरदायित्व। सेकंड जो है सत्ता एवं उत्तरदायित्व। थर्ड नंबर जो आपको है पद श्रृंखला। क्या है? पद श्रृंखला। और फोर्थ नंबर में आदेश की एकता। क्या है? आदेश की एकता। 5 नंबर में आपको है निर्देश की एकता। और 6 नंबर में है नियंत्रण की एकता। 7 जो सिद्धांत दिए थे वह है केंद्रीकरण। और 8 लिखेंगे वेतन, 9 लिखेंगे पहल, और 10 लिखेंगे आदेश, 11 लिखेंगे अनुशासन, 12 जो सिद्धांत हुआ टीम भावना, और 13 आपका है स्थायित्व, और 14 आपका है व्यक्तिगत हितों एवं संगठन के हितों की समन्वय। ये सारा नोट कर लेंगे। फिर से हम आपको 7 से रिपीट करते हैं यदि आपको छूट गया तो। केंद्रीकरण, 7 नंबर केंद्रीकरण, 8 नंबर वेतन, 9 नंबर पहल, 10th नंबर में लिखेंगे आपको आदेश, 11 नंबर में लिखेंगे अनुशासन, 12 नंबर में लिखेंगे टीम भावना, और 13 नंबर में लिखेंगे अस्थायित्व, और 14 नंबर में आपको जो दिया गया था व्यक्तिगत हित एवं संगठन के हितों की समन्वय, ये लिख लेंगे। 14 नंबर है व्यक्तिगत हितों एवं संगठन के हितों का समन्वय। सारा आप नोट कर लिए होंगे। और किसी प्रकार की आपकी परेशानी हो तो नीचे कमेंट करेंगे।